नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कंडीशन थी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की? बहुत सिंपल कंडीशन है। सेज दैट ऑल कॉलम्स शुड बी एटॉमिक। और ठीक है, तो वी हैव सीन वन एग्जांपल। हमने एक एग्जांपल भी देखा था और दोनों केसेस देखे थे जिसमें टेबल में कॉलम एटॉमिक नहीं थे और एक दूसरी टेबल जिसमें कॉलम एटॉमिक थे। तो वो सब टेबल्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में थी। और आपको याद भी है कि जब हम इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर डिपार्टमेंट टेबल की बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि सार वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की थी बेड डेटा बेड डिजाइन की वो सारी की सारी उस टेबल पर प्रेजेंट थी। इसका मतलब उस रिलेशन में स्टिल प्रॉब्लम बच गया। ठीक है, तो दैट्स वाई वो रिलेशन जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं था और वो डिजायरेबल भी नहीं है। हम उस रिलेशन के साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि वो रिलेशन सारी उसमें प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी। सो ऑब्वियसली फिर हम सोचते हैं कि क्या हम नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाएं। तो वी हैव सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो लेट्स डिफाइन कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म दो कंडीशंस रिक्वायर्ड करती है। इट रिक्वायर्स टू कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। सो कंडीशन वन यू कैन से दैट एक टेबल को हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कहेंगे अगर फर्स्ट कंडीशन है कि ऑल कॉलम्स शुड बी एटॉमिक। ठीक है, तो इस रूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन कहती है कि टेबल शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसी को हम कह सकते हैं। और टेबल शुड बी और रिलेशन यू कैन राइट रिलेशन ऑल्सो टेबल शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, और सेकंड कंडीशन है कि आ, ये जो कंडीशन है ये कहती है कि देयर शुड बी नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल एफडी। नाउ अब क्वेश्चन आ जाता है, आप लोगों को लग रहा हो कि ये पार्शियल एफडी क्या है, मैंने नहीं बताई हुई है। सो लेट्स डिस्कस दिस पार्शियल एफडी एंड देन हम इस सेकंड फॉर्म को फिर से वापस पार्शियल एफडी। पहले मैं एक कॉमन नॉर्मल नोटेशंस के साथ डेफिनेशन दे रहा हूँ। तो पार्शियल एफडी का मतलब है सपोज दैट आई आपके पास आर एक रिलेशन स्कीमा है जिसमें कॉलम्स हैं ए बी सी डी और लेट्स से ई। ये एक रिलेशन स्कीमा है। ओके, कितने कॉलम्स हैं? 5, ए बी सी डी ई। नाउ अज्यूम दैट फॉर द टाइम बीइंग कि इस रिलेशन में जो की है वो है दो एट्रीब्यूट्स मिल करके की का काम कर रहे हैं, ए कॉमा बी। 1 मिनट। तो लेट्स अज्यूम कि ये जो है के की है। ठीक है, की मतलब प्राइमरी की यूजन से। ओके, सो नाउ जब हम की बात करते हैं तो की के केस में दो चीजें हम बोल सकते हैं कि आपकी की सिंपल हो सकती है और इट कैन बी कंपोजिट। नाउ सिंपल की का मतलब है कि अगर आपकी की में एक ही एट्रीब्यूट है, इफ की हैज ओनली वन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अगर आपकी की में एक ही एट्रीब्यूट है देन व्हाट वी विल से कि आपकी की सिंपल है। सर, हाँ। अभिषेक तिवारी ज्वाइन होना चाहता है सर। हम्म, तो
ये तो एक तो हो गया कि आपकी जो की है उसमें एक ही एट्रीब्यूट है, तो हम कहते हैं कि आपकी जो की है वो कैसी है, सिंपल की है। अदरवाइज मोर देन वन एट्रीब्यूट्स हैं तो आपकी की कहलाएगी कंपोजिट। ठीक है, मतलब तो इफ की हैज मोर देन वन एट्रीब्यूट, मोर देन वन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इस केस में आप देख रहे हैं एग्जांपल में जो मैंने की ली है ये कैसी की है, कंपोजिट, है ना। तो जो पार्शियल एफडी का केस है एक्चुअली वो तभी देखने को मिलता है किसी भी टेबल में जब वहां पे की कंपोजिट हो। नेसेसरी नहीं है, लेकिन पार्शियल एफडी के चांसेस तभी बनते हैं जब आपकी की कंपोजिट हो। अगर आपकी सिंपल की है तो मतलब सिंपल की का मतलब जो की है आपकी प्राइमरी की या सुपर की, जो भी आप बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी की ही एक्चुअली बाय डिफॉल्ट। तो प्राइमरी की जो है सिंपल अगर है, इसका मतलब उसमें एक ही एट्रीब्यूट है, तो पार्शियल एफडी वाला इशू अराइज ही नहीं होगा और आपका जो रिलेशन है अपने आप सेकंड ऑर्डर होगा। ठीक है, तो जो सेकंड फॉर्म में एक रिलेशन के सेकंड फॉर्म में ना होने के चांसेस तभी बनते हैं जब आपकी की कंपोजिट हो। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो की है वो कंपोजिट है, ए पॉइंट बी। ना इस रिलेशन में क्या हो सकता है कि लेट्स अज्यूम कि एक एफडी इस तरीके से है, बी डिटरमाइन सी। ओके, नाउ यू नो दैट ये जो की है, तो की जो मिल करके सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करेंगे, ए कॉमा बी फंक्शनली डिटरमाइन ए बी सी डी ई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो इसका मतलब क्या है कि ये ए और बी मिलकर के सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, तभी तो की है। की ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, किसी टेबल में कोई एट्रीब्यूट या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स की है तो वो बाकी के सारे एट्रीब्यूट्स को इंक्लूडिंग देमसेल्फ आल्सो वो फंक्शनली डिटरमाइन करता है। ठीक है, सो इस केस में आप देख रहे हैं एक फंक्शन डिपेंडेंसी तो यह ए बी डिटरमाइन ए बी डिटरमाइन बी, ए बी डिटरमाइन सी। आप इसे ब्रेक भी कर सकते हैं। मैं हम लोग एफडीज के कुछ रूल्स की भी बात करेंगे बाद में, तो देन यू विल अंडरस्टैंड। सो आप देख रहे हैं कि एक फंक्शन डिपेंडेंसी है बी डिटरमाइन सी और एक फंक्शन डिपेंडेंसी है ए बी डिटरमाइन लाइक दिस। मैं इस फंक्शन डिपेंडेंसी को ब्रेक करके ऐसे एक फंक्शन डिपेंडेंसी ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी डिटरमाइन सी। ओके, नाउ ये दो एफडी हैं आपके पास। तो नाउ आप देख सकते हैं ये जो एफडी है इसमें सी एट्रीब्यूट की के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरी की के ऊपर। यहाँ पर जो सी एट्रीब्यूट है की के एक पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। रादर देन टेकिंग सी लेट मी टेक इट डी। तो कंफ्यूजन आपको आ रहा है इसमें, हालांकि दोनों सही है, कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा सा ज्यादा आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों को अलग लिया, ए बी डिटरमाइन डी एंड बी डिटरमाइन सी। तो यहाँ पर डी जो एट्रीब्यूट है ये फुली डिपेंडेंट है ए बी के ऊपर, पूरी की के ऊपर डिपेंडेंट है डी। यहाँ पर सी जो एट्रीब्यूट है ये की के पार्ट पर डिपेंडेंट है। ओके, ध्यान रखना है बी की का पार्ट है, पूरी की नहीं है। सो फुल फंक्शन डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि दो लेफ्ट हैंड साइड में पूरी की आती है। सो ये एग्जांपल है फुल एफ डी का। ठीक है, सॉरी ये ऑटोमेटिक चेंजेस कर रहा है, फुल एफ डी। तो फुल एफ डी का मतलब क्या है, एक ऐसी फंक्शन डिपेंडेंसी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में पूरी की पूरी की आ रही है, तो वो फुल एफ डी कहलाती है। और ये आपकी क्या है, पार्शियल एफ डी। पार्शियल एफडी का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में की का सबसेट आ रहा है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज ए सबसेट ऑफ की। सो ये जो एफडी है दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज ए पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी। सो अगर एक रिलेशन में पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है तो हम कहते हैं कि वो रिलेशन सेकंड ऑर्डर फॉर्म में। ठीक है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई गेस ये सब आपको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? बहुत सिंपल है। पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी क्या कहती है कि अगर एफडी के लेफ्ट हैंड साइड में की का कोई भी सब पार्ट आ रहा है, मतलब सबसेट आ रहा है,
प्रॉपर सबसेट, तो हम उसे पार्शियल एफडी बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता था ए डिटरमाइन सी, तब भी वही सिचुएशन सिनेरियो होगा, क्योंकि की का सबसेट आता है, तो या तो ए आएगा लेफ्ट में या अकेले बी आ जाए इस केस में। तो हम कहेंगे कि ये एफडी कैसी है, पार्शियल वन। और अगर दोनों एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं की के, मतलब पूरी की आ रही है, कंप्लीट की लेफ्ट हैंड साइड में एफडी के, है ना, वो एफडी को हम फुल एफडी बोलते हैं। तो अगर किसी टेबल में आप देखते हैं कि वो उसमें सारे कॉलम एटॉमिक हैं और उसमें पार्शियल एफडी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब वो टेबल आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए कंडीशन क्या है कि सारी एफडी जितनी भी टेबल में एग्जिस्ट कर रही हैं वो कैसी होना चाहिए, फुल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में की होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास दो टेबल्स हैं, या दो नहीं, एक ही टेबल में लेके चल रहा हूँ, प्रोजेक्ट पार्ट। ओके, सो आइटम नंबर, नेम, प्राइस, देन प्रोजेक्ट नंबर, कॉमा मैनेजर एंड डेडलाइन। ठीक है, मान लीजिए एक टेबल है आपके पास जिसमें क्या इंफॉर्मेशन है कि कुछ आइटम्स हैं जो प्रोजेक्ट में यूज हो रहे हैं। एक प्रोजेक्ट है किसी कंपनी का, एक कंपनी है, सो कोई वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है, एंड उस ये दैट इज द पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, एंड उसमें आइटम नंबर है, जो कुछ आइटम्स यूज करते हैं वो प्रोजेक्ट में, तो हर आइटम को उन्होंने एक यूनिक नंबर दिया हुआ है, क्योंकि आइटम के नेम हो सकता है सेम हो दो आइटम, तो हर आइटम का एक यूनिक नंबर है, देन आइटम का नाम है, उसकी एक प्राइस है, और फिर और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं लिए। फिर उसमें प्रोजेक्ट नंबर भी है, आइटम किस प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है उस प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन है, देन उस प्रोजेक्ट का मैनेजर कौन है और उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है। ठीक है, एंड एक और एट्रीब्यूट ले लेता हूं मैं, लेट मी टेक वन एट्रीब्यूट, क्वांटिटी यूज्ड। ठीक है, सो प्रोजेक्ट में उस आइटम की कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है वो मैंने रिकॉर्ड दे दिया, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिस रिकॉर्ड में प्रोजेक्ट नंबर दिया उस प्रोजेक्ट नंबर में उस आइटम की कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है वो इस कॉलम के द्वारा पता चलता है। तो ये आपके पास एक टेबल है। तो नाउ लेट्स सी कि क्या ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी। तो ऑब्वियसली अगर आप इस टेबल को देखें तो कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज आएंगे। अगर एक रिकॉर्ड इमेजिन करें आप इस टेबल का, तो एक आइटम का नंबर आएगा, एक कॉलम में एक ही वैल्यू होगी, देन आइटम का एक ही नाम है सो नाम होगा, एक ही प्राइस होगी, क्वांटिटी यूज होगी कितनी, सो दैट विल बी ए नंबर, सो सिंगल नंबर होगा, प्रोजेक्ट आईडी सिंगल होगी, मैनेजर एक सिंगल पर्सन है तो एक ही वैल्यू आएगी, डेडलाइन एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, सो ये रिलेशन जो है ना सारे कॉलम्स इसमें एटॉमिक है, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो रिलेशन है प्रोजेक्ट नॉर्मल, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर पार्ट्स इज इन फर्स्ट एन। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। नाउ क्या हवा हमें देखना है क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, इज इट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सो सेकंड नॉर्मल फॉर्म चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफडीज को पता करना पड़ेगा, फंक्शन डिपेंडेंसीज पता करना पड़ेगा। तो ये याद रखना है आपको, मैंने फंक्शन डिपेंडेंसीज आपको पढ़ा दी है, तो आई होप कि आप लोगों ने पढ़ ली होंगी एफडीज ठीक से। अ, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप बाद में आप पूछ सकते हैं, कोई अगर इशू आता है तो किसी टॉपिक में किसी पर्टिकुलर पार्ट में। लेकिन आपको एफडीज बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आप किसी टेबल में एफडीज नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आपके लिए आपको नॉर्मलाइजेशन करने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पर कुछ एफडी जो यहाँ होल्ड होंगे वो बता देता हूँ आपको। जैसे अगर आप देखेंगे तो आइटम नंबर एट्रीब्यूट जो है
एक आइटम चूंकि यूनिक है, हर आइटम को आपने एक नंबर दे रखा है, तो आइटम का एक यूनिक नेम होगा। तो आइटम नंबर अगर आपको दिया है तो आप नेम बता सकते हैं इजीली। ओके, देन आइटम नंबर से आप प्राइस भी बता सकते हैं। तो एफडीज जब लेफ्ट हैंड सेम होती है तो राइट हैंड को मर्ज कर सकते हैं ऐसे, आइटम नंबर। अच्छा, मैंने एफडीज के लिए जो आर्मस्ट्रांग रूल्स हैं वो आपको बताए थे क्या? हम्म? कुछ रूल्स हैं जिनसे हम एफडीज डिराइव कर सकते हैं। तो ये दो जो एफडीज हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम इन दोनों एफडीज के इक्विवेलेंट इसे ऐसे लिख सकते हैं, आइटम नंबर फंक्शन डिटरमाइन नेम कॉमा प्राइस। ओके, ये ब्रैकेट्स लगाना नेसेसरी नहीं है लेकिन मैंने लगा दिया। तो एक्चुअली क्या है कि देयर इज ए रूल एफडी से रिलेटेड कि अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो आप राइट हैंड साइड्स को कंबाइन करके लिख सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं। तो या इसका उल्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रूल दोनों साइड से एप्लीकेबल होता है। अगर आपको ये एफडी है तो आपसे इस इन दो ये दो एफडी डिराइव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास इस तरीके से एफडी एक है तो आप एक नई एफडी ऐसे लिख सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है। ओके, सो आइटम नंबर से नेम पता चलेगा। सो आइटम नंबर विल फंक्शन डिटरमाइन नेम। आइटम नंबर के अकॉर्डिंगली एक आइटम है तो उसका यूनिक प्राइस होगा, तो आइटम नंबर फंक्शन डिटरमाइन प्राइस। ओके, एंड आइटम नंबर यही दोनों एट्रीब्यूट्स को फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है ना। नाउ सिमिलरली प्रोजेक्ट के केस में अगर देखें तो प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको प्रोजेक्ट नंबर पता है, सॉरी, प्रोजेक्ट आईडी, तो प्रोजेक्ट का एक ही मैनेजर होता है। मैंने कहा था यूनिक मैनेजर है, तो प्रोजेक्ट आईडी से आप मैनेजर पता लगा सकते हैं। इसका मतलब प्रोजेक्ट आईडी मैनेजर को फंक्शन डिटरमाइन करती है। सिमिलरली हर प्रोजेक्ट की एक अपनी डेडलाइन है, प्रोजेक्ट नंबर आप बताएंगे तो आप उसकी डेडलाइन को यूनिकली बता सकते हैं। तो प्रोजेक्ट आईडी डेडलाइन को भी, ठीक है। सो ये एक एफडी मिल गई आपको। तो एक एफडी मिली, आइटम नंबर नेम डिटरमाइंस नेम कॉमा प्राइस, प्रोजेक्ट डिटरमाइंस मैनेजर कॉमा डेडलाइन। नाउ अब आप देखेंगे प्रोजेक्ट में कौन सी क्वांटिटी यूज हो रही है। तो अब आपको इसको डिसाइड करना है कि क्या आइटम नंबर से क्वांटिटी यूज पता चल जाएगी। मैं जस्ट आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि मैंने एक कहा आइटम नंबर कोई भी है, देयर में बी एन आइटम नंबर, लेट्स से नंबर I2, और उसकी कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है। तो आप अगर इस टेबल में देखेंगे तो एक आइटम जो है कई प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है। तो आप बता नहीं पाएंगे कि एक आइटम हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में, एक आइटम I10, I1, I10 ले लेते हैं। I10 एक आइटम है, ये एक प्रोजेक्ट P1 में इसकी 10 क्वांटिटी यूज हो रही है। एक प्रोजेक्ट लेट से P2 है, उसमें हो सकता है 100 क्वांटिटी यूज हो रही है। एक प्रोजेक्ट P4 है, उसमें क्वांटिटी लेट से 200 यूज हो रही है। तो अगर आप देखें, मैं अगर आइटम का नाम बताता हूँ आपको और आप टेबल में से देख करके क्या बता सकते हैं कि आइटम की कितनी जो है कितनी आइटम I10 की कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है। तो आपको ओबियसली एग्रीगेशन नहीं करना है, आपको एक ही वैल्यू बतानी है। यू विल नॉट बी एबल टू टेल, क्योंकि P1 में भी आइटम यूज हो रहा है, P2 में भी यूज हो रहा है, ये आइटम P4 में भी यूज हो रहा है। तो आप तुरंत कहेंगे सर प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना, प्रोजेक्ट नंबर भी बताइए। तो इसका मतलब क्या, आइटम नंबर से अकेले ये नहीं बता सकते आप कि उस आइटम की कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है, जब तक आपको प्रोजेक्ट की नॉलेज ना हो। तो आपको आइटम नंबर और प्रोजेक्ट दोनों एक साथ बताना होंगे, तभी आप क्वांटिटी यूज बता सकते हैं। तो अगर जैसे मैंने कहा आइटम नंबर 10 की प्रोजेक्ट P1 में कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है, आप कहेंगे 10। आइटम नंबर I10 की प्रोजेक्ट P4 में कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है, यू विल से 200। इसका मतलब आप देख रहे हैं अब एक यूनिक एसोसिएशन क्रिएट हो गया इन वैल्यूज के बीच में। तो आइटम नंबर और प्रोजेक्ट अगर आप ज्वाइंटली बताएंगे तो आप यूनिकली ये वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू को पिक कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइटम नंबर और प्रोजेक्ट नंबर ये जो है ज्वाइंटली क्वांटिटी यूज टर्म को बताएं, ठीक है। सो नाउ
कैन यू टेल मी इस केस में की कौन सा एट्रीब्यूट बनेगा? व्हाट विल बी द की ऑफ दिस टेबल? नाउ आपको याद होगा की का क्या काम होता है। की जो है सारे एट्रीब्यूट्स को फंक्शनली डिटरमाइन करती है। तो अगर आप अकेला आइटम नंबर को की के तौर पर ले लेंगे तो उससे आप केवल नेम और प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं। अकेले आप प्रोजेक्ट नंबर ले लेंगे तो उससे मैनेजर और डेडलाइन को डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन ये एट्रीब्यूट छूट जाएगा। तो अगर आपको इस टेबल में की डिफाइन करनी है तो आपको जॉइंटली दोनों एट्रीब्यूट्स लेना पड़ेंगे, आइटम नंबर और प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है, तो आइटम नंबर और प्रोजेक्ट नंबर अगर आप ले लेंगे तो आप सारे एट्रीब्यूट्स को फंक्शनली डिटरमाइन कर पाएंगे। तो इसका मतलब इस टेबल में जो की है वो क्या है? आइटम नंबर, प्रोजेक्ट नंबर। ओके, सो ये आपकी टेबल में की है, प्राइमरी की भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टर्म जानबूझ के इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो नाउ अब आप देखेंगे कि इस टेबल में आपके पास क्या क्या एफडी है। एक एफडी ये है, एक एफडी ये है, एक एफडी ये है। तो कैन यू टेल मी कि यहाँ पर सारी एफडी पार्शियल है या फुल है? कोई पार्शियल एफडी एग्जिस्ट कर रही है क्या यहाँ पर? बताइए जरा। पहले तो पास और हम्म? आइटम नंबर और प्रोजेक्ट पास नहीं होगा। ये जो दो मैंने नंबर 1 और नंबर 2 मार्क किया है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इनमें से कौन कौन से एफडीज पार्शियल हैं और कौन सी एफडीज फुल हैं? नंबर बेस पर बताइए। तो वन है, थ्री नोट। 1 और 2 जो है आपकी पार्शियल एफडी है। क्यों है? क्योंकि पार्शियल एफडी के आप देखेंगे की क्या है, दो एट्रीब्यूट से मिलकर के की बनी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में पूरी की नहीं आ रही है, एक ही कॉलम आ रहा है की का। यहाँ पर आप देखेंगे की का एक ही पार्ट, एक ही सब कॉलम आ रहा है, मतलब सबसेट आ रहा है की का। तो ये दोनों एफडीज कैसी हैं? पार्शियल है। और ये एफडी क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पूरी की आ रही है, तो ये कैसी है? फुल। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुल एफडी। और ये जो दोनों हैं एफडीज आपकी, ये कैसी हैं? पार्शियल, है ना। तो ये पार्शियल एफडीज के एग्जाम्पल हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन को याद करें फिर से, यहाँ देखें तो आप देखेंगे कि ये जो रिलेशन मैंने आपको दिया प्रोजेक्ट पार्ट्स, ये रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सेकंड नॉर्मल फॉर्म का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें एक पार्शियल एफडी एग्जिस्ट कर रही है। सो ये रिलेशन आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड में नहीं। ठीक है, सो ऑब्वियसली अब हमें इसमें को अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इज द ओनली वे जिसके थ्रू हम एक रिलेशन को या एक टेबल को हायर नॉर्मल फॉर्म में ले जाते हैं। तो डिकम्पोजिशन जनरली हम स्ट्रेटेजिकली करते हैं। डिकम्पोजिशन जब हम करते हैं तो एक्चुअली हमें जो एफडीज हैं वो गाइड करती हैं। एफडी जो ना हमारे एक तरीके से गाइड हैं जो हमें मदद करेंगे डिकम्पोजिशन करने में और एक हायर नॉर्मल फॉर्म का रिलेशन अचीव करने में। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम इन दोनों, ये जो पार्शियल एफडी है ये क्यों आ रही है? क्योंकि ये एफडी इसमें जो फुल फंक्शन डिपेंडेंसी यही है। सो क्या हम इस एफडी को सेपरेट कर दें, मतलब इस एफडी में जो रिलेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको अलग कर देते हैं। इनको अलग कर देते हैं क्यों? क्योंकि ये एफडी करिए कि आइटम नंबर से नेम और प्राइस टाइटली जुड़े हुए हैं, क्योंकि आइटम नंबर इनको डिटरमाइन करता है। तो हम इन तीनों एट्रीब्यूट्स को एक साथ कर दें। प्रोजेक्ट जो है ना मैनेजर और डेडलाइन को डिटरमाइन करता है, तो इनको एक साथ कर देते हैं और इनको एक साथ कर देते हैं। एफडीज के बेस पर टेबल को डिवाइड कर दीजिए। तो हम इस टेबल को 3 टेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से टेबल्स होंगे? एक टेबल हम बना लेते हैं आइटम नाम से, इसमें हमारे पास कॉलम आ जाएंगे आइटम नंबर, एक कॉलम आ जाएगा नेम एंड प्राइस।
मैंने इनको एक साथ क्यों रखा, क्योंकि ये तीनों कॉलम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आइटम नंबर इन दोनों को डिटरमाइन करता है। तो ये तीनों कॉलम एक साथ कर दिए हमने। ओके, सो आइटम नंबर चूंकि नेम को भी डिटरमाइन कर रहा है, प्राइस को भी डिटरमाइन कर रहा है, तो आइटम नंबर इस टेबल में की बन जाएगा। सो की को हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं टेबल्स में, अंडरलाइन कर देते हैं, आपको याद होगा। देन दूसरी टेबल हम बना देंगे प्रोजेक्ट नाम से, इसमें हमारी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन होगी। तो हमने प्रोजेक्ट नंबर एट्रीब्यूट को यहाँ रख दिया, कॉमा मैनेजर और डेडलाइन। ओके, और तीसरा कॉलम हमारा हो जाएगा, टेबल का नाम मैं आइटम प्रोजेक्ट रख रहा हूँ, आप चाहें तो इसको रिवर्स भी करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें आपके कॉलम आ जाएंगे आइटम नंबर, प्रोजेक्ट नंबर, आप चाहें तो प्रोजेक्ट नंबर को पहले ले सकते थे, कोई इशू नहीं है, एंड क्वांटिटी यूज्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो डिवीजन मैंने किया है एकदम एफडीज के हिसाब से किया है। ये एफडीज ये कह रही थी कि ये तीनों कॉलम टाइटली जुड़े हुए हैं, ये तीनों कॉलम टाइटली जुड़े हुए हैं और ये तीनों कॉलम जुड़े हुए हैं, तो मैंने इनको ऐसे ही एफडीज के बेस पर सेट्स अलग अलग टेबल में बांट दिया। और मेरी जो ओरिजिनल टेबल थी नाउ 3 टेबल में डिवाइड हो गई है। पहली टेबल है आइटम प्रोजेक्ट आइटम प्रोजेक्ट। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम ओरिजिनल टेबल को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि ये जो डिकम्पोजिशन करके हमने जो डेटाबेस बनाया है, 3 रिलेशंस बनाए हैं, ये रिलेशन एक्चुअली 2 क्राइटेरिया हम डिजायरेबल होते हैं हमारे लिए, कि ये लॉसलेस होना चाहिए, दूसरा हम कहते हैं कि ये एफडी प्रिजर्विंग होना चाहिए। एफडी प्रिजर्विंग का मतलब ये है कि इन तीनों टेबल पर जो एफडीज होल्ड हो रही हैं, इनका यूनियन ओरिजिनल टेबल पर जो एफडी होल्ड हो रही है उनके सेट के बराबर होना चाहिए। मतलब कोई भी एफडी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में लॉस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, सो जब भी आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाने की कोशिश करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम एफडी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन आपको मिल जाता है। ठीक है, एफडी डिकम्पोजिशन प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, हालांकि हम हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कोई डिकम्पोजिशन एफडी प्रिजर्विंग है या नहीं है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा चिंता जो करनी है वो लॉसलेस की करनी है, क्योंकि कोई भी डिकम्पोजिशन अगर लॉसलेस नहीं होगा तो उस डिकम्पोजिशन को अपने डेटाबेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ना लॉसलेस डिकम्पोजिशन की कंडीशन क्या है, कैसे हम लॉसलेस डिकम्पोजिशन बनाएंगे। तो बहुत सिंपल कंडीशन है कि आपको जब टेबल्स को बांटना है तो इस तरीके से डिवाइड करना है टेबल्स को कि जरूरत पड़ने पर हम उन्हें ओरिजिनल रिलेशन को जनरेट कर पाए। और ऐसा कब होगा, ऐसा तभी हो पाएगा जब आप जो कॉमन एट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहीं भी 2 टेबल्स बना रहे हैं तो उनके बीच में एक कॉमन एट्रीब्यूट रखना पड़ेगा, और जो एट्रीब्यूट कॉमन है वो क्या होना चाहिए, की होना चाहिए। मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ, है ना, हमने डिस्कस किया था। ओके, सो यहाँ हमारे पास 2 की जगह पर 3 टेबल्स बनी हुई है। तो एक्चुअली इस केस में एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, आप देखेंगे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप इन दोनों टेबल्स को डायरेक्टली मदद नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक तीसरी टेबल है, ये तीसरी टेबल जो ना हमें इन दोनों टेबल्स को जरूरत पड़ने पर मर्ज करने की हेल्प कर सकती है। जैसे अगर आइटम नंबर, इन दोनों टेबल्स को अगर आप देखें तो इन दोनों टेबल में कौन सा एट्रीब्यूट कॉमन है, आइटम नंबर। ठीक है, और आइटम नंबर जो कॉमन कॉलम है ये एक जगह की का काम कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कॉमन कॉलम है वो की का काम कर रहा है, कहाँ, आइटम टेबल में। सो इन दोनों टेबल्स को आप यूज जनरेट मतलब कंबाइन करके, नेचुरल ज्वाइन करके जब आप और एक टेबल जनरेट करेंगे तो उसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। सो आप पहले इन दोनों टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं। सो आइटम नंबर आ जाएगा इस टेबल में, नेम प्राइस सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, प्रोजेक्ट नंबर आ जाएगा, लेकिन मैनेजर डेडलाइन नहीं आएगा। सो जब आप इस टेबल को और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप प्रोजेक्ट नंबर के बेस पर कंबाइन कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच कॉमन कॉलम कौन है, प्रोजेक्ट नंबर, जो कि एक जगह का काम कर रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो आपको ये देखना है जब भी 2 कॉलम्स 2 टेबल्स के आप पेयरिंग देख रहे हो पेयर के तौर पर, तो उनमें अगर कहीं कॉमन है कॉलम है तो कॉमन कॉलम हमेशा किसी न किसी एक की टेबल में की का काम करना चाहिए। तो आप देखेंगे इन दोनों टेबल्स में आइटम नंबर कॉमन है जो यहाँ की का काम कर रहा है, इन दोनों टेबल में प्रोजेक्ट आईडी कॉमन है, मतलब प्रोजेक्ट नंबर कॉमन है जो इस टेबल में की का काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर पेयर जो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन जहां भी कॉमन है तो कॉमन कॉलम किसी न किसी एक टेबल में की का काम कर रहा है। तो जब इस तरीके से आप डिकम्पोजिशन करेंगे जहां पे कॉमन कॉलम किसी न किसी एक टेबल में की है, तो वो डिकम्पोजिशन कैसा होगा, लॉसलेस होगा। ठीक है,
तो ये आपका जो डिकम्पोजिशन है ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन। आई भी आप जो है ना कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इस टेबल को एक आप लीजिए, इसमें डमी डेटा भरिए, फिर इस टेबल से डेटा को डिवाइड करके इन तीनों टेबल्स में रख दीजिए, और फिर आप देखेंगे जब इन तीनों टेबल से ज्वाइन करेंगे तो आपको ये वाली टेबल मिल जाएगी। यहाँ एक ध्यान रखना है, इसमें 2 बार ज्वाइन करना पड़ेगा। पहले हो सकता है आपको ये और ये टेबल का ज्वाइन करें, या इस प्रोजेक्ट और आइटम प्रोजेक्ट का ज्वाइन करें, और फिर जो आंसर आएगा उसमें आइटम का ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करना है आपको, तो ज्वाइन करने के 2 तरीके हो सकते हैं। प्रोजेक्ट और आइटम को ज्वाइन, पहले आप प्रोजेक्ट टेबल और आइटम प्रोजेक्ट का ज्वाइन कर लीजिए, फिर आंसर का आइटम के साथ ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज वन वे। सेकंड रास्ता क्या है कि आइटम टेबल और आइटम प्रोजेक्ट का ज्वाइन कर लीजिए, और फिर जो आंसर आएगा उसमें प्रोजेक्ट टेबल के साथ ज्वाइन कर लीजिए। तो दोनों ही केस में दोनों ही रास्ते आप फॉलो करेंगे, तब भी आप देखेंगे कि आपका जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस है। मतलब आपको ओरिजिनल टेबल का डेटा मिल जाएगा, कोई भी रिकॉर्ड उसमें ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। ओके, सो इस तरीके से आपको जो रिलेशन मिल रहा है, ये जो डेटाबेस मिल रहा है, इट विल बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सो अब आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं है। हमें यही तो करना था कि जो रिलेशन था वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं था, हमने डिकम्पोजिशन कर लिया, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ले आए। तो अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेक करेंगे? ओब्वियसली आपको हर टेबल की एफडीज निकालना पड़ेंगी। तो अब पहले एक एक टेबल को आपको सेकंड नॉर्मल में चेक करना पड़ेगा कि ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं है। सारी टेबल सेकंड एनएफ में होना चाहिए, तभी हमारा जो डिकम्पोजिशन से जो डेटाबेस बना है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो अगर आप देखें तो पहले आइटम टेबल को अगर ध्यान दें तो चेक करते हैं कि क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। तो आइटम टेबल में कॉलम्स क्या क्या है? आइटम नंबर, नेम एंड प्राइस। ठीक है। सो इसमें आइटम नंबर की है, तो आइटम नंबर टेबल जो है में जो एफडीज हैं वो ये है, आइटम नंबर फंक्शन डिटरमाइन नेम एंड आइटम नंबर नेम डिटरमाइन फंक्शन डिटरमाइन प्राइस। मैं दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख रहा हूँ। एक यही एफडी है, नेम और प्राइस के बीच में कोई फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है। तो इसमें की ओब्वियसली एक सिंगल कॉलम की है। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी टेबल में एक ही कॉलम वाली की है, मतलब कम सिंपल की है, तो वो हमेशा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है। आपको कुछ भी चेक नहीं करना है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको रिमेंबर करना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अगर आपके पास एक टेबल दी गई है उसमें जो की है वो सिंपल की है, मतलब एक ही एट्रीब्यूट की है प्राइमरी की, तो वो रिलेशन हमेशा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। ठीक है। तो ये जो रिलेशन है आइटम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। क्यों है? क्योंकि इसमें सारे कॉलम कैसे हैं? एटॉमिक है। सो फर्स्ट एनएफ की कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड एनएफ की कंडीशन क्यों सेटिस्फाई हो रही है? इसमें जो की है वो एक ही है। आप देखेंगे जो एफडी है एक ही है, आइटम नंबर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है जो कि पूरी की पूरी की है। सो नो पार्शियल एफडी, चांस ही नहीं है पार्शियल एफडी होने का, क्योंकि पार्शियल एफडी होने के चांसेस तभी बनते हैं जब की आपकी कंपोजिट हो। सो ये रिलेशन सेकंड एनएफ में है। ठीक है। सेकंड एनएफ की कंडीशन सेटिस्फाई। नाउ हम आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट रिलेशन पर। तो अगर आप प्रोजेक्ट रिलेशन पर ध्यान दें तो प्रोजेक्ट रिलेशन में कॉलम क्या क्या है? प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नंबर, कॉमा मैनेजर एंड डेडलाइन। ओके। सो यहाँ पर एफडीज क्या है? ओब्वियसली प्रोजेक्ट नंबर जो है ये एट्रीब्यूट जो है दोनों एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करता है ना? आप अभी पहले ही देख चुके हैं मैनेजर कॉमा डेडलाइन। तो यहाँ पर जो सॉरी की जो है वो कौन सा एट्रीब्यूट है? ये। और बाकी के मैनेजर डेडलाइन को डिटरमाइन नहीं करता है। ठीक है। सो ये रिलेशन फर्स्ट एनएफ में है क्योंकि सारे एट्रीब्यूट्स एटॉमिक हैं। और ये जो एफडी है आप देखेंगे कि यहाँ पर जो की है वो सिंगल एट्रीब्यूट की है, और ये जो एफडी आपको देखने को मिल रही है फुल एफडी है, पार्शियल है ही नहीं। पार्शियल क्यों नहीं है? क्योंकि सिंगल एट्रीब्यूट है, सिंपल की है आपकी। तो ये रिलेशन भी सेकंड एनएफ में है।
ठीक, नाउ आते हैं हम तीसरे रिलेशन पर, जो कि है आइटम टेबल। इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं आपके? आइटम नंबर है, प्रोजेक्ट नंबर है, और क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल हुई आइटम की प्रोजेक्ट में, ये वैल्यू बताता है, नंबर है ये बताता है। सो आप देखेंगे कि अगर अकेला प्रोजेक्ट नंबर पता होगा तो आप आइटम नंबर, एक आइटम की क्वांटिटी नहीं बता सकते, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में 10 आइटम इस्तेमाल हो रहे हैं, तो किस आइटम की क्वांटिटी पूछ रहे हैं ये क्लियर नहीं होगा। सिमिलरली अकेले हम आइटम नंबर बताएं और क्वांटिटी पूछें किसी भी आइटम के किसी प्रोजेक्ट में, तो बिना प्रोजेक्ट नंबर बताए नहीं होगा, है ना? तो दोनों एट्रीब्यूट्स मिलकर के की काम करते हैं। तो यहाँ पर जो एक एफडी है ये कैसी है? तो ऑब्वियसली इस केस में की आपकी कैसी है? कंपोजिट है, लेकिन एक ही एफडी इसमें एग्जिस्ट करती है, ये वाली। लेकिन अब आप ऑब्जर्व करेंगे इस एफडी में, ये जो एफडी है ये फुल एफडी है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी की जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है, तो ये फुल एफडी है। तो यहाँ पर चांसेस थे कि पार्शियल एफडी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पार्शियल एफडी है ही नहीं, तो ये रिलेशन भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। ये रिलेशन भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि पहली कंडीशन जो है एटॉमिक एट्रीब्यूट, सारे एट्रीब्यूट एटॉमिक मान के चलते हैं, देख करके ही चलते हैं, और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। सो आप देख रहे हैं कि हमारी तीनों टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। सो ये पूरा का पूरा रिलेशन आपका जो डेटाबेस बन गया है, जो 3 टेबल्स का, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, ओके। सो मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, कर होमवर्क है आपके लिए, इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, ये टेबल है। और इसमें एट्रीब्यूट्स कौन कौन से थे आपको याद होगा? इंस्ट्रक्टर आईडी, देन नेम एंड सैलरी, देन ईमेल, कॉमा डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग एंड बजट। ये आपको चेक करना है कि ये जो रिलेशन है कि अबव रिलेशन इज इन सेकंड एनएफ, चेक इफ अबव रिलेशन इज सेकंड इन सेकंड एनएफ। ठीक है, ये बताना है, आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो रिलेशन है मैंने जो आपको दिया है ये सेकंड एनएफ में है या नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए, सबके लिए होमवर्क है। सो आज यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, और अच्छा एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, आप उस पर भी काम करिए, देन हम थर्ड प्रॉब्लम। तो लेट्स अज्यूम कि एक टेबल है आपके पास कोर्स, इसमें कोर्स आईडी है, देन इंस्ट्रक्टर आईडी है जो उस कोर्स को पढ़ा रहे हैं, देन रूम नंबर है जिस रूम में वो कोर्स रन कर रहा है, देन रूम कैपेसिटी, एंड एनरोलमेंट लिमिट। ये एक टेबल है, और आपको ये बताना है कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, सॉरी, है या नहीं। ठीक है, और इसमें आपको सारी एफडीज फाइंड आउट करना है। फाइंड
FDs for this table. ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो है इन दोनों के बीच में एफडी डिपेंड करेगी। तो कुछ एफडी डिपेंड करती हैं कि अजम्पशन क्या है, अंडरलाइंग अजम्पशन क्या है। सो मैं अंडरलाइंग अजम्पशन देता हूँ कि वन कोर्स सॉरी कैन बी taught jointly। ठीक है, सो कोर्स है वो जॉइंटली पढ़ाया जा सकता है। आई एम अज्यूमिंग दिस। तो एक कोर्स को दो इंस्ट्रक्टर पढ़ा सकते हैं और ऑब्वियसली दो इंस्ट्रक्टर फिर वाइस वर्सा एक कोर्स को पढ़ा सकते हैं, लेकिन कोर्स का एक फिक्स रूम नंबर है। ठीक है, एक कोर्स is running in a specific room, that means classroom। ठीक है, ये कुछ assumptions हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके बेस पर इस assumptions के साथ इस टेबल में कौन कौन सी एफडीज होल्ड हो रही हैं ये आपको पता लगाना है और ये भी बताना है कि क्या ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, गॉट इट। ओके